चर राशि, इसको बोलते हैं हम अचर राशि। चर राशि वह राशि होती है जिसका मान कभी भी एक समान नहीं होता है, जिसका मान परिवर्तनीय होता है, ये चेंजेबल होता है। जैसे कि ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड। तो ये एक्स का मान कभी भी यहाँ समान नहीं रहेगा, हर प्रश्न के साथ इसका मान बदलता जाएगा। कभी एक्स का मान 2 आएगा, तो कभी एक्स का मान 3 आएगा, कभी एक्स का मान 0.5 आएगा। तो चूंकि हर प्रश्न के साथ इस एक्स, वाई, जेड अथवा ए, बी, सी का मान बदलता रहता है, इसलिए इसको हम चर राशि कहते हैं। अब हम बात करते हैं अचर राशि की। अचर राशि वह राशि होती है जिसका मान कभी नहीं बदलता, वो कांस्टेंट रहती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डैश डैश n। ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? अचर राशि। और ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड ये हमारी कहलाती है चर राशि। तो हमारा टॉपिक है एक चर में रैखिक समीकरण, यानी कि हमारा जो चर हो वो क्या हो? एक हो, दो ना हो। जैसे कि हम कुछ समीकरण यहाँ पर लिख रहे हैं, आप देखिए। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 8, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 5, 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 8, 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर आप ये सारे समीकरण आपने देखे। यहाँ पर आप जो समीकरण देख रहे हैं, क्या हमने पहला समीकरण लिखा है? पहला समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दूसरा समीकरण लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2y प्लस 7 इज इक्वल टू 8। तीसरा है 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 8। और चौथा हमारा है 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें से एक चर में रैखिक समीकरण कौन सा है, हम ये जानते हैं। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? x जो है वो है तो एक ही चर, तो इसकी घात कितनी है? 2। तो एक चर के रैखिक समीकरण में उसकी घात 2 नहीं होनी चाहिए, यानी कि ये एक चर का रैखिक समीकरण नहीं है। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि 2 है, यहाँ पे एक x है और एक y है। अगर हम इसको स्क्वायर हटा भी दें तो क्या आ रहा है? x और y। इसलिए ये भी एक चर में रैखिक समीकरण नहीं है। परंतु जब हम तीसरा देखते हैं तो क्या देखते हैं? x प्लस 3 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर हमारा चर कितना है? एक है, घात भी कितनी है? एक है। तो इसलिए ये जो समीकरण होगा, ये समीकरण कहलाएगा एक चर में रैखिक समीकरण। इसी तरीके से हम जब तीसरा एग्जांपल देखते हैं 2y अपॉन 6 इज इक्वल टू 8, तो यहाँ पर y क्या है? एक ही है, इसकी घात भी कितनी है? एक ही है। इसलिए ये भी हमारा एक चर में रैखिक समीकरण कहलाएगा। तत्पश्चात हम क्या देखते हैं? ये चौथा समीकरण 3x प्लस 4y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर एक तो चीज कॉमन है सब में कि इसकी भी घात एक है, इसकी भी घात एक है, परंतु यहाँ पर कितने चर हो गए? 2, एक x हो गया और एक y हो गया। इसलिए ये भी एक चर में रैखिक समीकरण नहीं होगा। तो बच्चों सबसे पहले कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि एक चर में रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। अब हम बात करेंगे कि एक चर में रैखिक समीकरण को हल कैसे किया जाता है और ये सवाल कितने प्रकार से आते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। तो हल करते हैं।
एक चर के रैखिक समीकरण में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है ट्रांसपोर्टेशन मेथड। अब आप समझना चाहेंगे कि ट्रांसपोर्टेशन मेथड क्या होता है। इसका क्या नियम होता है, ये कैसे इसको प्रयोग किया जाता है। ट्रांसपोर्टेशन को हम हिंदी में बोलते हैं पक्षांतर। क्या बोलते हैं हम? पक्षांतर। ट्रांसपोर्टेशन मेथड यानी पक्षांतर। अब एक चर में रैखिक समीकरण में कैसे पक्षांतर होता है और उसको कैसे हल किया जाता है, आइए इसके बारे में जानते हैं। तो नंबर 1, अगर कोई भी राशि, कोई भी संख्या एक पक्ष में धन में है, कोई भी राशि एक पक्ष में धन में है, तो वह जब दूसरे पक्ष में की जाती है तो धन का ऋण हो जाता है, ऋण में परिवर्तित हो जाती है, और ऋण का धन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं 3x + 4 = 5x + 7। तो हम एक बात जानते हैं कि चर राशि का चर राशि के साथ प्लस या माइनस हो सकता है, अचर राशि का अचर राशि के साथ प्लस माइनस हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ 3x है और यहाँ पर 5x है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि 5x धनात्मक संख्या है, 3x भी यहाँ धनात्मक संख्या है, परंतु 5x क्या है? बड़ी है। तो हम इस 3x को बराबर चिन्ह के दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये यहाँ पर क्या है? प्लस में है, तो जब यहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पर जो अचर राशि दी गई है संख्या 7, इसको धन के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। तो अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 5x - 3x = क्योंकि ये इधर चला गया तो बचा क्या? केवल 4, और जब ये धन का इधर आया तो माइनस का 7, तो 2x = -3, तो x = -3/2। ये हमारा आंसर आ गया। अभी आपने देखा कि हमें जो समीकरण लिया पक्षांतर में, जो ट्रांसपोर्टेशन मेथड है, कि 3x + 4 = 5x + 7, हमने इसको जब पक्षांतर किया तो धन ऋण में बदल गया, अगर ये ऋण में होता तो धन में बदल जाता। कैसे? आइए अब हम इसको भी देख लेते हैं। इसको बहुत क्लियर तरीके से इसको अब हम लोग समझते हैं। हेलो, मेरी बात पहुंच रही है सर? ओके, थैंक यू। सो अब हम इसको जरा से मान बदल देते हैं। जब मान इसके हम बदल देते हैं तो क्या देखते हैं कि अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होता, 3x - 4, 5x - 7, तो यहाँ पर क्या घटना घटती? क्या हो जाता है? इसको हम 5x - 3x, ये 3x को धन ले जाते और माइनस का 7 जब इधर आ जाता तो प्लस में हो जाता।
तो इसको हम कैसे लिख सकते थे, माइनस का 4 प्लस का 7, तो 5 से 3 घटाया 2x आ गया और 7 से 4 गया 3 आ गया, तो x इक्वल टू 3/2 इक्वल टू 1.5 आंसर। तो ये आपका पहला माध्यम हुआ कि कैसे एक चर में रैखिक समीकरण में एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाने पर संख्या प्लस का माइनस हो जाता है और माइनस का प्लस हो जाता है। अब इसी तरीके से इसका दूसरा रूप भी देखते हैं कि उसमें क्या होता है। उसमें अगर कोई संख्या गुणा में है तो वो दूसरे पक्ष में पहुंचने पर विभाजित हो जाती है, और अगर विभाजन में है तो गुणा में हो जाती है। तो जैसे हम देखते हैं 5x इक्वल टू 3, तो यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं कि ये चर राशि है x और 5 अचर राशि है, परंतु ये दोनों किसमें है, गुणन में है, 5 इंटू x है। तो हमने अभी आपको बताया कि ट्रांसपोजिशन मेथड में या पक्षांतर करने पर जो एक राशि दूसरे पक्ष में जाती है तो वो अगर गुणा में होती है तो भाग में हो जाती है। तो यहाँ पे कौन सी राशि है, 3, यानी अचर राशि। तो यहाँ से भी कौन सी राशि जाएगी, अचर राशि। तो इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल टू 3/5। तो आंसर क्या होगा, 5 3 0.6। अब आपने एक बात ये समझ ली। अब इसी तरीके से समझिए, अगर कोई संख्या ऐसे लिखी हो y/3 इक्वल टू 7, तो क्या होगा, इस तरफ जो पक्ष में भाग में होगा वो दूसरे पक्ष में जाने पर गुणा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, y इक्वल टू 7 इंटू 3 इक्वल टू 21। सो आंसर विल बी 21। अब हम लोग कुछ सम करते हैं, कुछ सवाल करते हैं कि कितने तरह के सवाल इसमें आपके आते हैं। तो जैसे समीकरण है सवाल नंबर 1, क्या आप बोल सकते हो टाइप 1। कितने तरह के सवाल आते हैं हमें, टाइप 1। टाइप 1 में सवाल आपका आता है 3x माइनस 7 इक्वल टू 5। ये मान लीजिए समीकरण दिया गया। तो एक बात आप जानते हैं, ये क्योंकि दाहिनी तरफ लिखा होता है इसलिए इसको बोलते हैं हम दायां पक्ष, और ये बराबर इस तरफ लिखा होता है इसलिए इसको बोलते हैं वाम पक्ष। इंग्लिश में इसको राइट हैंड साइड और इसको लेफ्ट हैंड साइड। सो हम इसको देखते हैं 3x इक्वल टू 5 प्लस 7, 3x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12/3, 3 4 जा 12। हमने यहाँ पर क्या किया कि हमारा समीकरण दिया गया था 3x माइनस 7 इक्वल टू 5। तो हमने इसको कैसे लिखा कि जो हमारी अचर राशि थी उसको हम -7 को बराबर के दूसरी अचर राशि की तरफ ले गए, तो इसको लिखिए 5 प्लस 7, तो 3x इक्वल टू 7 5 12, और यहाँ पे अचर राशि गुणा में थी तो विभाजन में आ गया 12/3, तो बराबर 4। तो इस तरह हमें इसकी वैल्यू मिल गई 12/3 बराबर 4। तो ये हो गया आपका टाइप 1। अब हम बात करेंगे टाइप 2 की, कि एक चर रैखिक समीकरण में और भी किस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो टाइप 2, अब सवाल आपको इस तरीके से भी दिया जा सकता है कि मान लीजिए 2y प्लस 3/5 इक्वल टू 4y प्लस 9/11। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर भी आपकी एक चर राशि, यहाँ पर क्या है आपकी चर राशि है। इन दोनों में क्या है, प्लस इधर भी है यहाँ भी प्लस है, विभाजक भी 5 इधर है 11 इधर भी है। तो यहाँ पर क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि यहाँ जो इसके भाग में है ये पक्षांतर होकर इधर आएगा तो इधर गुणा हो जाएगा, जो इधर भाग में है ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये
गुणा में हो जाएगा। सो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 11 इंटू 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 5 इंटू 4y प्लस 9। हम इसको हल कर लेते हैं। जो संख्या कोष्ठक के अंदर है उसको बाहर की संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 11 दूनी 22, 22y प्लस 11 3 33 इज इक्वल टू 5 चौको 20 प्लस 9 पना 45। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जो 22y चर राशि है वो इस पक्ष के 20y से ज्यादा है। तो हमें क्या होता है कि अधिकतम प्रयास ये करना होता है कि जो उत्तर आए वो धन में ही आए। तो 22y 20y से बड़ा है, इसलिए 20y को इस तरफ पक्षांतर करके ले आएंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे, 22y माइनस 20y बराबर का निशान लगा के। यहाँ पर 45 संख्या बड़ी है और यहाँ पे धन का 33 45 से छोटा है, तो 33 को पक्षांतर करके उधर ले जाएंगे। तो यहाँ पर धन है तो उधर ऋण में हो जाएगा। सो 2y इज इक्वल टू 5 से 3 डिवाइड हुआ 2, 4 से 3 1, तो 2y बराबर हमारा 12 आ गया। अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि हमारा दूसरा गुणा आ रहा है कि यहाँ पे गुणा में है। तो हम जानते हैं जब गुणा में चर अचर राशि होती है तो अचर राशि को क्या गुणा से हटा के दूसरे पक्ष में विभाजन में ले जाया जाता है। तो y इज इक्वल टू 12/2, दूसरा का 12, तो y बराबर 6। हमारा उत्तर आ गया y बराबर 6। तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो अब ये बात आप सबके समझ में आ गई। अब इसमें इसी तरीके में से आपको हम 2 प्रश्न और बताएंगे जो कि विभिन्न रूपों में पूछे जा सकते हैं। तो अब देखिए, टाइप 2 में ही दूसरा सवाल कि और सवाल किस तरीके से आते हैं। मान लीजिए सवाल दे दिया गया 6m प्लस 5/4 इज इक्वल टू 2m माइनस 2/5। आप इसको कैसे हल करेंगे, बिल्कुल उसी समान विधि से। यहाँ पर 2m है, यहाँ पर 6m है, तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर जो है इसको इस तरफ ले जाएंगे और जो 2m है उसको इस तरफ ले आएंगे। तो ये जो राशि है ये धन में है, इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, और जो धन में है इसको इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगी। तो ये हो जाएगी 6m माइनस 2m इज इक्वल टू माइनस का 2/5 माइनस 5/4। अब हम इसको हल करते हैं। हल करने में हम क्या देखते हैं इस पर हम ध्यान देते हैं। तो 6 से यहाँ 6m है, यहाँ पे 2m है, तो 6m से 2m गया, बचा 4m इज इक्वल टू माइनस का 2/5 माइनस का 5/4। यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ हर में 5 है, यहाँ हर में 4 है। सो इन दोनों का हर क्या है, असमान है।
तो जब तक कोई सी भी भिन्न के हर समान नहीं होंगे, वह भिन्न ना तो घटाई जा सकती है और ना ही जोड़ी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसके हर को समान कर लेंगे। तो हर समान करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक में 5 है, एक में 4 है, इसमें हम 4 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 5 को 20, इसमें 5 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 5 को 20। अब ऊपर नीचे 4 का गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 4 से 4 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 4m इज इक्वल टू माइनस का 8, 4 दूनी 8 बटे 20 माइनस का 25 बटे 20। तो ये हमारा हुआ 25, इसको क्या लिख सकते हैं बराबर -8 माइनस 25 बटे 20। 4m बराबर तो आ जाएगा माइनस का 8 5 13 बटे 20। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, m बराबर 4m बराबर माइनस का 33 बटे 20, तो बराबर m बराबर माइनस का 33 बटे 80। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आप इस सवाल को ध्यान से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। सर क्या इसमें बच्चों को क्वेरी नहीं होती क्या? आर यू लिसनिंग सर? ओके, सो अब हम इसके और भी सवालों में आते हैं कि अगला टाइप जो है, इसी में और किस तरह से सवाल पूछा जा सकता है। एक रैखिक समीकरण में आपसे जितने प्रकार के सवाल पूछे जा सकते हैं वो हम एक एक करके आपको हम बता रहे हैं। अब इसी में सवाल आपका एक तरीके से और आता है टाइप 2 में ही, देखिए कैसे। टाइप 2 में सवाल आता है x+3, मान लीजिए सवाल ये हुआ x+3 अपॉन 7 माइनस 2x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस का 25। ये अभी तक के जो पहले हमने आपको सवाल बताए हैं उनसे थोड़ा सा कठिन है, और ये आपके टाइप 2 में लास्ट सवाल है। तो देखिए यहाँ पर हम क्या पा रहे हैं, क्या सबके हर में कुछ ना कुछ है, इसलिए इन सबको बराबर करना होगा। तो हम इनको कैसे लिख सकते हैं, सबसे पहले हम इसको हल कर लें, इन दो को। तो यहाँ पे क्या 7 है, यहाँ पर 3 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x+3 इंटू 3 अपॉन 7 इंटू 3 माइनस 7 इंटू 2x माइनस 5 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस का 25। तो भी हम इसके बाएं पक्ष को पहले हल कर ले रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, 3x प्लस 9 अपॉन 21 माइनस 7 दूनी 14 7 2 या 14x माइनस 35 अपॉन 21 इज इक्वल टू 3x माइनस 5 अपॉन 5 माइनस
25। तो अब यहाँ पे क्या पा रहे हैं कि इन दोनों भिन्नों के क्या है, हर समान है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3x + 9 - 14x + 35 अपॉन 21 is equal to 3x - 5 अपॉन 5 - 25। अब यहाँ पर आप क्या है पा रहे हैं, 3x और 14x में 14x माइनस का बड़ा है, तो 14x से 3x जाएगा तो माइनस का 11x, और 35 और 9 44 दोनों प्लस के हैं अपॉन 21 is equal to 3x - 5 अपॉन 5 - 25। यहाँ तक आप नोट कर लीजिए। इसके बाद इसको हम आगे लगाते हैं। तो आपने नोट कर लिया। अब इस सवाल को हम आगे करते हैं। देखिए, इसके अलावा आपके अपनी बुक से भी कोई प्रॉब्लम हो, क्वेश्चन हो, आप पूछ सकते हैं। तो आप क्या कहते हैं, इस तरफ के पक्ष को इस तरफ ले आते हैं, या इसको हम इधर ले जाते हैं और 25 को इधर ले आते हैं, तो ये 1.5 का प्लस में हो जाएगा, माइनस में जाके उधर प्लस में हो जाएगा। तो कैसे लिखा जा सकता है इसको, 3x - 5 अपॉन 5 प्लस 11x प्लस 44 अपॉन 21 इज इक्वल टू 25। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों का हर फिर समान है, तो समान करने के लिए इसमें ऊपर नीचे 21 का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें ऊपर नीचे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो उसको कैसे लिखा जा सकता है, 2 3 जा 6x माइनस 10 अपॉन 21 इंटू 5 प्लस 11 × 55x प्लस 220 बटे 21 इंटू 5 इज इक्वल टू 25। अब इन दोनों का जो हर है वो क्या है, एक समान है, तो हम क्या कर सकते हैं, इस हर को हम हटा सकते हैं। इसको हम पूर्णतः ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन 21 इंटू 5। हम क्या करेंगे, यहाँ जो संख्या भाग में है इस पर ले जाएंगे तो गुणा में हो जाएगी। तो इसको ऊपर कैसे, 55x है, ये आपका 6x है, दोनों प्लस में है तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, 55 और 6 61। 220 में से 10 जाएगा तो माइनस का 210 इक्वल टू 25 इंटू 21 इंटू 5। इसको जब हम हल करेंगे तो 25 करने 25 25 दूनी 50 50 के, और जो बैलेंस है हमारे कितने 2, तो 62 इंटू 5 इज इक्वल टू 61x माइनस 210। इसको कैसे लिखा जा सकता है, 61x इज इक्वल टू 25 5 दूनी 10 और 2 12 25 1
26, जो माइनस का है इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 210। इसको तो लिखा जा सकता है 61x इक्वल टू 5 2 1 3 6 2 8 और 2। और ये क्या आएगा x इक्वल टू 2835 अपॉन 61। तो अभी आपने देखा इस टाइप 1 और टाइप 2 में मैंने सभी विधियों का पालन किया। पहली विधि में आपने देखा कि हमने सिर्फ पक्षांतर किया, प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में। उसके बाद हम भिन्न लेकर आए, भिन्न में भी कैसे पक्षांतर किया जाता है, कैसे गुणा भाग किया जाता है, ये हमने आपको दोनों विधियों में बताया। इसके पश्चात इन दो विधियों के पश्चात हमारी आती है तीसरी विधि। अब तीसरी विधि कौन सी होती है जो हम बताएंगे आपको टाइप 2। जैसे दोस्तों आप इतना जानते हो कि अगर कोई सवाल समझ में आ गया तो माना जाता है कि आपका 70 to 80% सवाल सॉल्व हो गया, और 20% एफर्ट बचता है कैलकुलेशन। तो एक रैखिक समीकरण में यही बात लागू है कि सवाल हमसे क्या कह रहा है। अगर हमें ये बात समझ में आ गई तो हमारा सवाल बहुत आसानी से हल हो जाएगा। अगर हम सवाल को समझने में चूक कर गए या नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए हम आते हैं टाइप 2। ऐसे सवाल जिसमें से हमें बताया जाता है कंडीशन कि किसी के पास किसी से कितने अधिक रुपए थे तथा इतने वर्ष बाद इतने हो गए, या कोई संख्या किसी की कितनी गुनी है, उस तरह के सवाल हमें निकालना है। तो अभी तक हमारा बात हो रही थी सेट 1 की। सेट 1 में आपसे कितने तरह के सवाल पूछे जाते हैं। सेट 1 में हमने आपको टाइप 1 टाइप 2 बताया है। हम बात करते हैं सेट 2। क्योंकि सेट 1 में आपको क्या दिया गया था कि एक रैखिक समीकरण दिए गए थे और आपको सीधा सीधा उसको हल करके उसका आंसर निकालना था, उसका मान ज्ञात करना था। तो दूसरे सेट में आपको सवाल दिए जाएंगे, शाब्दिक सवाल दिए जाएंगे, जिसमें से आपको समीकरण स्वयं बनाना होगा और उसका उत्तर निकालना होगा। जैसे सेट 1 में टाइप 1। अब मान लीजिए इसमें से पूछ लिया जाए कि सवाल आपका ये हो गया, वॉइस सर्च ले लेंगे। नासर वॉइस लिए। तो सेट 2 में हमने आपको बताया सेट 1 में कि सीधा सीधा हमें एक समीकरण दे दिया गया, उसका हमें मान निकालना है। परंतु दूसरे सेट में शाब्दिक सवाल दिए गए जिसमें कि हमें समीकरण स्वयं बनाना है तथा उसका मान निकालना है। अब मान लीजिए आपका टाइप 1 में दे दिया गया कि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं Sir, का hello sir. योग। Sir, your voice is not clear.
सो भाई सब क्लियर है? यस सर। सॉरी फॉर टुडे, आज थोड़ा कम तैयारी थी। कल से आपको बेहतर क्लास मिलेगी। स्क्रीन क्लियर है? सर स्क्रीन दिख रही है? यस सर। आवाज आ रही है मेरी? ओके। हमने सेट 2 में हम बात कर रहे हैं कि सवाल इसमें क्या दिए जाते हैं, शाब्दिक दिए जाते हैं। अब मान लीजिए आपका सवाल दिया गया टाइप 1 में, किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 489 है। 489 है, तो संख्या ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम सवाल को अच्छे से पढ़ लेंगे कि यहाँ सवाल क्या कह रहा है कि किन्हीं 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 489 है। तो कैसे इसको लगाएंगे सर? कि माना प्रथम विषम संख्या x है। अब आप एक बात तो जानते हैं कि हर विषम संख्या के बीच में अंतर 2 का होता है। जैसे कि कोई भी विषम संख्या 3 है तो उसकी अगली संख्या विषम संख्या क्या होगी? 5, उसके बाद 7। यानी कि जैसे हमारी संख्या क्या हो 3, 5, 7, तो हर एक के बीच में आप क्या देख रहे हैं कि 2 का अंतर आ रहा है। तो उसी प्रकार जो 3 क्रमागत विषम संख्या होंगी तो प्रथम विषम संख्या अगर x होगी तो दूसरी होगी x प्लस 2, तीसरी होगी x प्लस 2 प्लस 2। यानी हर एक संख्या से 2 संख्या आगे। अब यहाँ पर बताया गया कि प्रश्नानुसार 3 क्रमागत विषम संख्या तो हमने मान ली, अब इनका योग कितना है? 489। तो प्रश्नानुसार जैसा प्रश्न कह रहा है 3 क्रमागत का योग लिखना है, तो हम क्या लिख देंगे? x प्लस 2 प्लस x प्लस 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 489। हम क्या करेंगे? इनको जोड़ देंगे तो 1x 2x 3x, तो 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 489। अब इसको ऐसे कैसे लिखा जाए? 3x इज इक्वल टू 489 माइनस 6। 3x इज इक्वल टू 4 8 9 6 गया 3। x इज इक्वल टू 483 अपॉन 3। इसको डिवाइड करेंगे तो 3 करने 3, 3 छंग 18, 3 करने 3। यानी हमारी जो प्रथम संख्या है वो क्या आएगी? 161। तो दूसरी संख्या क्या आएगी? दूसरी क्या थी? x प्लस 2, तो क्या हुआ? 161 प्लस 2 इज इक्वल टू 163। तीसरी संख्या हमारी क्या होगी? x प्लस 2 प्लस 2 मीन्स 161 प्लस 2 प्लस 2, तो 161 2 63 और 2 65। तुम्हें आंसर ज्ञात हो गया, उत्तर ज्ञात हो गया कि वो 3 विषम संख्याएं वो हैं 161, 163 और 165। तो ये हमारा पहला सवाल पहले टाइप का है सेट 2 में, जिस तरीके से सवाल हमसे पूछा जा सकता है। अब इसी में आपको हम एक सवाल
बाकी सवाल कल बताएंगे कि और सवाल कितने तरीके से पूछे जा सकते हैं। आपके पास अगर कोई भी किसी भी बोर्ड की किताब हो तो जितना मैंने पढ़ाया है आप उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कल हम चर्चा करेंगे कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल या एक चर में रैखिक समीकरण में सेट 2 में और किस किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सर क्लास ओवर करें। अभी किसी किसी कोई भी प्रश्न पूछना है, कोई भी डाउट किसी भी बोर्ड की किताब का, चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एसएससी, हिंदी इंग्लिश मीडियम, एनीवन, एनीबॉडी। Sir, can I ask? या Sir, 2x divided by 0.032 is equal to minus 100. one second, just I have write down it. Okay, sir. So now ask. 2x 2x divided by 0.032 0.022 32, sir. 0.32. Okay. Yes, sir. Is equal to minus 100. Minus 100. 100. Okay. Yes, sir. Just यहाँ पर we have to say it. Are you in English medium? Yes, sir. आप इंग्लिश मीडियम? ओके, सो इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश में लैंग्वेज में बताऊं या फिर हिंदी में? Sir, English. ओके, लेट अस। आप बताइए, इंग्लिश में बताएं हिंदी में? English, sir. English, okay. Now we have seen here that the question is given 2x upon 0.032 is equal to 100. So, according to rule, we know that when any number on LHS is in divide form, then when it has transformed on other side, then it will convert into multiple with the number which is present there. So here 0.032 is in divide form as a dividend, and on the other side 100. So when it goes on the other side, it will be write down as 2x is equal to 100 into 0.032. So now we have to solve it. 2x is equal to 100 into, we can write down it 32 upon 1000. So 10 10 10 10 cancel, and we can write down it 2x is equal to 3.2. So x is equal to 3.2 upon 2. 2 1 ja 1, 1 remain, and it will be 12. 2 6 ja 12. So answer is 1.6. Any doubt? No, sir. Thank you, sir. Welcome. And any other question? So today's class over. On the next day, we have to meet and discuss about the next type of question which is present in linear equation in one variable. Okay, sir?